महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनावों के बाद उद्धव सरकार में बड़ी बगावत नजर आ रही है। बिल्कुल, शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव के बाद से शिवसेना के संपर्क में नहीं है। अब ऐसे में शिवसेना के लिए मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे विधान परिषद चुनावों के बाद से शिवसेना के संपर्क में नहीं है और ये मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो अकेले नहीं गायब हुए हैं, बल्कि उनके साथ 25 और विधायक शिवसेना के संपर्क में नहीं है, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं अब बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बड़ा दावा करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं सियासी हलचल के बाद उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई है। माना ये जा रहा है कि वो विधान परिषद चुनावों के नतीजों से नाराज हैं। साथ ही एकनाथ शिंदे समेत 25 विधायकों के गायब होने पर उद्धव चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे के बाद पालघर से विधायक श्रीनिवास वनगा, अलीबाग के विधायक महेंद्र दलवी, भिवंडी ग्रामीण के विधायक शांताराम मोरे समेत 25 विधायक हैं। मनाने की देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ गए। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष का उम्मीदवार का चेहरा अब साफ हो गया है। एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर हुई बैठक में विपक्ष ने यशवंत सिन्हा के नाम पर सभी विपक्षी दलों ने मुहर लगा दी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद विपक्ष ने उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान कर दिया। इस बैठक में जयराम रमेश, सुधीर कुलकर्णी, दीपांकर भट्टाचार्य, शरद पवार, डी राजा, तिरुचि शिवा, प्रफुल्ल पटेल, येचुरी, एन.के. प्रेमचंद्रन, मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, हसनैन मसूदी, अभिषेक बनर्जी और रामगोपाल यादव भी बैठक में मौजूद रहे। ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील भी इस बैठक में मौजूद रहे। पिछली बैठक में AIMIM को नहीं बुलाया गया था। सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि पिछली बार उन्हें नहीं बुलाया गया था, इसलिए वो नहीं आए थे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के आम उम्मीदवार होंगे। वहीं इस बैठक में शामिल होने से पहले यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा था कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी उसके लिए मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब पार्टी से हटकर एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करना है। इधर आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी ने जनसभा की। तो जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम के निशाने पर खास तौर से आजम खान रहे। देखिए। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मंगलवार को दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर हमला बोला तो आजम खान को भी निशाने पर लिया। जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले गरीबों, सामुदायिक किसानों, जमीनों पर कब्जा हो रहा था। उन गरीबों में हिंदू, मुसलमान और सिख भी थे। सबको उजाड़ा जा रहा था। हमारी सरकार आई तो हमने ये कहा कि हम उजड़ने नहीं देंगे। हमने उन्हें कानून का बंधन सिखा दिया। हमारी सरकार आई तो कार्रवाई हुई। आज कानून अपना काम कर रहा है। घनश्याम सिंह लोधी आपके बीच बीजेपी कार्यकर्ता और सेवक के रूप में काम करते रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि हमने किसी चीज को अपनी जागीर नहीं माना। हम विरासत के रूप में काम करेंगे, लेकिन सेवक के रूप में भी काम करते रहेंगे। कुछ लोगों ने रामपुर की धरोहर को नष्ट किया है। यहाँ के हस्तशिल्पियों ने रामपुर को पहचान दिलाई थी। हमारा प्रयास है कि हर नौजवान को नौकरी मिले, उनके पास रोजगार हो, लेकिन विपक्ष के लिए रोजगार मायने नहीं रखता है। इसीलिए विपक्ष अग्निपथ योजना पर लोगों को गुमराह कर रहा है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। वार पलटवार भी जमकर हो रहा है। और इसी बीच एक बार फिर से अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिनों सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर तो भारी उपद्रव हुआ। वहीं अब राजनीतिक टिप्पणियां भी तेज हो गई हैं। एक और बीजेपी नेता इस योजना का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस योजना को लेकर सरकार पर हमला कर रहे हैं। एक बार फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी जिस तरह से अपने समर्थकों से अग्निवीर के तथाकथित फायदे गिनवाने में लगी है, उससे अच्छा होगा कि बीजेपी अपने उन सदस्य समर्थकों की सूची जारी करे जो इस योजना से अपने बच्चों को लाभान्वित करवाएंगे। प्रवचन देने से अच्छा है कि भाजपा खुद उदाहरण पेश करें। बीजेपी युवाओं का अपमान बंद करे। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि अग्निपथ की नीति सरकार ने बनाई है। सरकार और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता किसी और को आगे ना करें। अमीर उद्योगपतियों की आय की सुरक्षा से अधिक जरूरी है कि देश की सुरक्षा।
इसलिए जो भी बजट कम पड़ रहा है उसके लिए सरकार कॉर्पोरेट पर अतिरिक्त कर लगाए, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ समझौता न करे। लेकिन वो क्या जाने जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा तक नहीं लिया हो। इधर रक्षा मंत्रालय की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें योजना को लेकर फैल रही अफवाहों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही युवाओं से भी अपील की गई कि अफवाहों पर ध्यान न दें। देखें। अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम एक अंडरटेकिंग देंगे और उम्मीदवारों को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वो किसी भी आगजनी या तोड़फोड़ में शामिल नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना 3 चीजों को संतुलित करती है। पहला, सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल, तकनीकी जानकार और सेना में शामिल होने के अनुकूल लोग। तीसरा, व्यक्ति को भविष्य के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। किसी ने अफवाह फैला दी कि सेना के पुराने जवानों को अग्निवीर योजना में भेजा जाएगा, ये एक फर्जी सूचना है। आपको बता दें, इससे पहले भी अग्निपथ योजना को लेकर सेना ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने यह स्पष्ट किया था कि सेना में जवानों की भर्ती की अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा था कि ये एक प्रगतिशील कदम है और देश की रक्षा के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है, इसीलिए अग्निपथ योजना को वापस लेने का सवाल ही नहीं। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अग्निपथ योजना के लाभ बताने में जुटा है। इसी बीच हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अग्निपथ योजना के फायदे गिनवाए हैं। साथ ही कांग्रेस पर भी वार किया गया। युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी इस योजना का जोरों से विरोध कर रही है, जिसको लेकर अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि सत्ता की भूख ने कांग्रेस को हर विषय पर आंदोलन करने को मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना ऐसी योजना है कि भारत के लगभग युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और जो आज के समय प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी भर्ती की उम्र गंवा चुके हैं और केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पीछे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हाल ही में हुए निकाय चुनाव को लेकर कहा कि उनको यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में उन सीटों से जीतेगी जहां उनकी ड्यूटी लगी थी। मैं 4 जगह गया, सडोरा गया 100%, मैं कालका गया वो भी 100% जीतते हैं और मैं जद्दर गया वो भी जीतते हैं और जो मैं कैथल गया वो भी जीतते हैं। मैंने 4 जगह बात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 4 साल बाद लौटने पर उन्हें हरियाणा में नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल, हालांकि अभय चौटाला ने इस पर निशाना साधा के ट्वीट उनकी ओर से किया गया। साथ ही कहा गया कि हरियाणा बेरोजगारी में देश भर में नंबर 1 है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विश्व योग दिवस पर लोगों को योग कर फिट रहने का संदेश दिया। सीएम मनोहर लाल ने भिवानी में योग किया। भिवानी में हरियाणा का राज्य स्तरीय समारोह हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि अग्निपथ योजना से रिटायर होने वाली हरियाणा के युवाओं को राज्य सरकार नौकरी देगी। पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रुप सी में भी अग्निपथ से रिटायर होने वाले युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा सरकार की नौकरियों में यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। भिवानी के अलावा हरियाणा के अलग अलग जिलों में योग दिवस मनाया गया। यमुनानगर में योग दिवस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल हुए। यहाँ स्कूली छात्रों ने भी योगा दिवस में शिरकत की। हरियाणा के कई जिलों में योग के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली संस्थाओं और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद से बयानबाजी का दौर शिखर पर है और इसी बीच कांग्रेस आलाकमान को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया गया है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में, दिखाते हैं आपको। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस आलाकमान को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें क्रॉस वोटिंग किए जाने का जिक्र है, साथ ही वोट रद्द किए जाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के नेताओं ने अजय माकन को विजयी बनाने के लिए तमाम कोशिशें की थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी और वोट रद्द ने कांग्रेस को हार का मुंह दिखाया।
वहीं चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद से सत्ता पक्ष के नेताओं ने फिर से कांग्रेस पार्टी में फूट होने की बात कही। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान से लेकर हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिरकार किस नेता का वोट रद्द हुआ है, ताकि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रोहतक में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अग्निपथ योजना की जरूरत युवाओं को क्राइम, हत्या और नशे से बचाने के लिए पड़ी है। पूरे देश में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के अनुसार युवाओं को हत्यारा, चोरी, डकैती और अपराधी बनने से बचाने के लिए अग्निपथ योजना लाने की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर हर 1 मिनट में दुष्कर्म और हत्या हो रही है। ऐसे में यदि अग्निपथ योजना के तहत 50,000 युवा भी संस्कारी बनकर निकलेंगे तो देश के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी। 1 मिनट में हत्याएं हो जाती हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, विभिन्न जगह पर 1 मिनट में बलात्कार हो जाते हैं। 50,000 नौजवान भी सालाना संस्कारित होकर निकलेंगे तो देश के लिए वो बहुत बड़ी पूंजी होगी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी तो वहीं अग्निपथ योजना पर भी बयान दिया। साथ ही अग्निपथ योजना के खिलाफ फतेहाबाद में युवाओं ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला, जिससे वाहन चालकों को दिक्कत हुई। अग्निपथ योजना को लेकर देश में युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में फतेहाबाद के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन का दौर देखने को मिला। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर सैकड़ों की संख्या में युवा पहुंच गए और जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि युवाओं का ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। लाल बत्ती मुख्य शहर में स्थित होने के कारण रोड जाम होने की वजह से चारों तरफ से वाहनों की एंट्री बंद हो गई। वहीं पुलिस ने दूसरे रास्ते के सहारे इन वाहनों को वहां से निकाला। युवाओं का कहना है कि सरकार ने जो योजना शुरू की है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में जब तक अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। युवाओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से वो सेना की कोई भी भर्ती न निकाले जाने से परेशान हैं और अब एक नई योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत उन्हें 4 साल नौकरी करने के बाद वापस घर भेज दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान 3 एम्बुलेंस भी गुजरी। जब एम्बुलेंस वहां से गुजरी तो युवाओं ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस संचालकों ने भी राहत की सांस ली। चलिए बात करेंगे पलवल की पिंगुर गांव के रहने वाले लोग इस वक्त काफी गुस्से में नजर आए। लोगों में प्रशासन के ढीले रवैये को लेकर नाराजगी है। प्रशासन से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। साथ ही चेतावनी भी प्रशासन को दी गई। देखिए पलवल के पिंगौंड गांव स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला हो गया, लेकिन मामले में 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसे लेकर ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के प्रति खासी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने पंचायत कर फैसला लिया है कि अगर जल्द ही गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो आगे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में सदर थाना प्रभारी अनिल कुमार का कहना है कि पुलिस ने पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है या फिर ग्रामीणों को मजबूरन तीसरे आरोपी को गिरफ्तार करने को लेकर कोई ठोस निर्णय लेना होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 2 बिहारी जो उस पे कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ अरेस्ट करे हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा है योगेश वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। वो डेली गांव में आता है, लेकिन पुलिस उसको कह देती है कि वो फरार है। इधर करनाल में एक ऐसा मामला देखने को मिला जिसने ममता को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल आरोप है एक मां ने अपनी ही 7 महीने की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी सूचना जब आसपास के लोगों को लगी तो पुलिस को सूचना दी गई।
कलयुग के इस दौर में रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है। अपने ही अपनों के दुश्मन बन रहे हैं। लेकिन क्या कभी एक माँ ही अपने बच्चों की कातिल बन सकती है? ये किसी ने सोचा तक नहीं होगा। यह हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है करनाल के शेखपुरा खालसा गांव से, जहां एक मां ने अपने 7 महीने की बच्ची की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और परिजनों के बयान पर बच्ची की मां के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामले के सामने आने के बाद परिवार में मातम का माहौल है, वहीं आसपास के लोग भी सहमे हुए हैं। बस ऐसे है जी, उसके पता नहीं क्या दिमाग में आई, उसने रात नहीं कर दी याद था ऐसे। हम सारे परिवार के बीच में हमने पता ही नहीं चला। 112 पर डायल कर दिया उसने, फिर पुलिस आई। हमने तो पुलिस के आने से पता चला भाई घर में डेथ हो रही। हाँ, सवेरे इन्फॉर्मेशन आई थी। बच्चे की जो मदर है प्रियंका, उसने फ़ोन किया है 112 को कॉल करी थी भी मैंने अपनी बेटी का गला घोट के मार दिया। उधर पानीपत में 8 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख की फिरौती की मांग की है। तो साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। देखिए, पानीपत से 8 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चे का अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख की फिरौती मांगी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, 15 लाख रुपए की फिरौती परिवार से मांगी गई है। एक कागज का टुकड़ा घर पर फेंका गया रौनक के, तो परिवार के लोग परेशान हैं। पुलिस पूरी तरह से गांव की चेकिंग करी है कि कहीं पर रौनक जो है सुरक्षित घर वापस लौटे। जिसके और परिवार के कुछ और सदस्य क्या कहना चाहोगे, किस वक्त चिट्ठी मिली और कैसे पता लगा? 2:30 बजे मिली चिट्ठी जी। 11 बजे तक बच्चा यहीं खेल रहा था। 2:30 बजे उसकी मम्मी ऊपर आई घास करने के लिए, तो उसने उठाई वो चिट्ठी। मामले में पुलिस को अपहरण वाली चिट्ठी भी मिली है। पुलिस को परिवार के जानकार पर भी शक है। बराना से हुए बच्चे के अपहरण के मामले में अब पुलिस लगातार जांच में जुटी है। देखना होगा कि कब पुलिस के हाथ आरोपी आते हैं। इधर यमुनानगर में सढौरा हल्के में अवैध खनन का मामला देखने को मिला है। तो खनन के बाद इलाके में झील बन गई है। पानी जमा होने से किसान बेहद परेशान है। यमुनानगर जिले में अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है। ताजा तस्वीरें रंजीतपुर के धनौरा गांव के स्टोन क्रेशर से सामने आई, जहां नियमों को ताक पर रखकर अवैध माइनिंग का खुला खेल खेला जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शिकायतकर्ता ने खनन और भूतत्व विभाग पंचकुला के निदेशक को इस बारे में शिकायत भेजी। हालांकि खनन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर स्टॉक का जायजा लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर स्टॉक है कितना और क्या ये वैध है या अवैध। ड्यूटी है स्टॉक के रिगार्डिंग आया हूँ और मैंने वो देख लिया, जितना है चेक करके मैं रिपोर्ट कर दूँ। बस इतना जो मतलब दिख रहा है वो मैंने रिपोर्ट कर दी। वो मतलब इस मामले को लेकर जब खबरें अभी तक ने जिले के डीसी पार्थ गुप्ता से सवाल किया तो उन्होंने इस मामले को लेकर विभाग के पाले में अपनी गेंद डाल दी। जो संबंधित विभाग है उसको निर्देश देके जाते हैं, किसी को शिकायत प्राप्त होती है। सर, अक्सर जो शिकायतकर्ता होते हैं वो कहते हैं कि माइनिंग अधिकारी आते तो हैं लेकिन वहीं प्रदेश में हुई बरसात ने एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद से ही सड़कों पर पानी का भराव देखने को मिल रहा है। तो जलभराव के चलते लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। हालात क्या कुछ हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिरसा से सामने आई ये सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि दावों के पूरे कच्चे चिट्ठे का जोड़ है। वो दावे जो बरसात के सीजन के शुरू होते ही सबके सामने धरे के धरे रह गए। अभी तो बारिश का पूरा सीजन बाकी है, लेकिन बरसात के शुरुआती दिनों में ही सिरसा जिले में गड्ढे पानी से भर गए हैं, जिस वजह से सड़क हादसों को दावत खुलकर मिल रही है। ये तस्वीरें सिरसा जिले के किसी एक इलाके की नहीं बल्कि सिरसा के कई इलाकों में भारी जल भराव हुआ। जल भराव की वजह से कई गाड़ियां फंस गईं, कहीं हालात बेकाबू हो गए। डबवाली रोड पर जल भराव के चलते गड्ढों में तो हरियाणा रोडवेज की बसें धंस गईं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो एक तो दिल्ली से आई और एक सिरसा से सिंगरेली जा रही थी, और यह ना तो उससे जो ये अपना थ्रो है फाटक के पास ना तो ये रोड बंद कर रखे, दोनों चालू कर रखे। एक साइड में पानी भर रखे, पानी इसी पता नहीं लगता, इस बात के खाई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के अंदर 5 आतंकी मार गिराए हैं। बिल्कुल, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कुलगाम, कुपवाड़ा और पुलवामा में मुठभेड़ हो गई थी। देखिए, कश्मीर में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच तीसरी मुठभेड़ हो गई।
ताजा मामला पुलवामा का है। यहाँ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि पुलवामा के चटपुरा इलाके में मुठभेड़ हुई थी। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान जारी है। बता दें कि इससे पहले रविवार को कुलगाम और कुपवाड़ा में हुए 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। तीसरी मुठभेड़ रविवार देर रात हुई। इससे पहले 2 दहशतगर्द कुपवाड़ा और 2 कुलगाम में मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में मारा गया एक दहशतगर्द लश्कर तैयबा का मेंबर है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। कश्मीर के आईजी ने कहा कि जब सुरक्षा बल अभियान के तहत ठिकानों की तलाशी ले रहे थे तो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। अलग अलग 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान जम्मू के स्कूल की एक शिक्षक रजनी बाला की हत्या करने वाले 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। वहीं कोरोना के प्रकोप के बीच उत्तर कोरिया में आंत की बीमारी की वजह से नई महामारी फैल रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के प्रकोप के बीच उत्तर कोरिया में आंतों की बीमारी की वजह से एक नई महामारी फैल रही है। उत्तर कोरिया ने आंतों की बीमारी के प्रकोप से जूझ रहे प्रांत में चिकित्सा दल और महामारी विज्ञान जांचकर्ताओं को भेजा। उत्तर कोरिया ने इस नई बीमारी को एक्यूट एंट्रिक महामारी का नाम दिया। फिलहाल इस बीमारी से पीड़ित कम से कम 800 परिवारों को अब तक दक्षिण होंगवांगे प्रांत में सहायता मुहैया करवाई गई। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का ये कहना है कि ये हैजा या फिर टाइफाइड हो सकता है। नया प्रकोप पहली बार गुरुवार को रिपोर्ट किया गया। सभी निवासियों के लिए गहन जांच और बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमजोर लोगों के लिए विशेष उपचार और निगरानी सहित विस्तृत रोकथाम के प्रयास किए गए। समाचार एजेंसी ने कहा कि राष्ट्रीय रैपिड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टीम स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम कर रही है और ये सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं कि प्रमुख कृषि क्षेत्र बाधित ना हो। इसी के साथ रिपोर्ट में कहा गया कि पीने और घरेलू पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीवरेज और अन्य कचरे सहित कीटाणु शोधन कार्य किया जा रहा है।